डिफरेंट इंडस्ट्री पे जॉब करते हैं डेफिनेटली छोटे मोटे प्रॉब्लम हर जगह पे आते हैं, हर डिपार्टमेंट पे आते हैं। चाहे आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हो, प्रोडक्शन में हो, वेयर हाउस में हो, या क्वालिटी एश्योरेंस में हो, या डिस्पैच एरिया में, कहीं पे भी हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। जब भी आप देखते हैं कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर समटाइम्स आउटसोर्स से ऑडिट हो रहे होते हैं, कुछ इंटरनल ऑडिट्स होते हैं। इसका मकसद क्या होता है ऑडिट का? कि चीज़ों को चेक करना कि सही हो रही हैं या गलत हो रही है। ये शो करता है कि चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, इंसान है, इंसान से गलती भी हो सकती है। उन्हीं गलती को चेक करना, उन्हीं मिस्टेक को चेक करना ऑडिट का मेन पर्पज होता है। तो आज हमारा फोकस थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ये चीज़ है कि अगर एक स्टेबिलिटी सेक्शन होता है, आपको पता है, जहाँ पे स्टेबिलिटी स्टडीज की जाती है, स्टेबिलिटी सैंपल्स की टेस्टिंग होती है। ये बड़ा क्रिटिकल और सेंसिटिव एरिया। अगर आपकी प्रोडक्ट के पास आपकी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और आपके पास उसका स्टेबिलिटी का डेटा नहीं है, तो आप उसको लॉन्च भी नहीं कर सकते हैं। ड्रैप में भी आपको स्टेबिलिटी का डेटा सबमिट करना होता है। ड्रैप के लॉग, ड्रैप के ऑफिसर्स आपसे डिमांड करते हैं, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिफरेंट एरिया से भी आपको मांगते हैं। तो अगर कभी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो स्टेबिलिटी सेक्शन देखता है, उससे अगर कभी कोई स्टेबिलिटी मिस हो गई, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपको पता है ना, स्टेबिलिटी डिफरेंट इंटरवल्स पे होती है। आप इनिशियली करते हैं 0 मंथ पे, करते हैं इनिशियली, करते हैं 3 मंथ्स पे, करते हैं 6 में, करते हैं 9 पे, 12 पे, 18 पे, 24 पे। ये डिफरेंट इंटरवल्स होते हैं जिसपे आप स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं एज पर गाइडलाइन, एज पर प्रोटोकॉल, एज पर SOP। और आपको पता है स्टेबिलिटी के प्लान्स बनते हैं जिसके तहत आप स्टेबिलिटी को मैनेज करते हैं। स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा सेक्शन होता है। लेकिन कभी स्टेबिलिटी इंचार्ज से अगर कोई 1 मंथ की स्टेबिलिटी मिस हो गई और वो 1 हफ्ता डिले हो गई, या 10 दिन डिले हो गई, या 15 दिन डिले हो गई, उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि ये स्टेबिलिटी का पॉइंट तो हमसे मिस हो गया, अब हमको क्या करना चाहिए? तो इस केस में ये भी होता है, इंडस्ट्रीज में ऐसे प्रॉब्लम फेस होते हैं और प्रॉब्लम का डेफिनेटली सोल्यूशन निकाला जाता है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप कभी फेस कर लें कि आपकी स्टेबिलिटी स्टडी मिस हो गई है और वो सैंपल की प्रोडक्ट की एनालिसिस भी HPLC पे थी, तो आप किस तरह उसको एनालिसिस करेंगे, किस तरह उसको मैनेज करेंगे? तो आज इस स्ट्रेटेजी को आप डिस्कस करेंगे। अगर मिसिंग स्टेबिलिटी आपके पास है, तो आपको किस तरीके से उसको मैनेज करना है। देखिए, अगर इस तरह का केस आपके पास हो जाए, ठीक है, तो आपको पता है कि इन सारी चीज़ की एंट्रीज होती है। जो भी आप टेस्ट करते हैं, जगह जगह पे आप एंट्रीज करते हैं, और एंट्रीज का मेन पर्पज़ ये होता है कि चीज़ों को कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग चीज़ें कब होती है? जब आपके पास सिस्टम बना होता है। ये एंट्रीज वाला भी एक सिस्टम ही है जिसके तहत आप अपनी प्रोडक्ट को, आपके एनालिसिस को, अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। अब इस केस में आपको जाना पड़ेगा बैक डेट में, ठीक है। अब आपने देखना होगा कि लेट सपोज 15 दिन स्टेबिलिटी स्टडी लेट हो गई या 10 दिन लेट हो गई और वो चीज़ आगे निकल गई है। वैसे तो रिलैक्स टाइम एक होता है 102 दिन का, लेकिन अगर आपकी स्टेबिलिटी स्टडी 1 मंथ लेट हो गई है, तो अब आपको बैक डेट पे जाना पड़ेगा। यू नो कि बैक डेट स्टडी अलाउ नहीं है, लेकिन अब आपको यहाँ इस केस पे करनी होगी, क्योंकि डेटा तो आपने बनाना है, टेस्टिंग तो आपने उसकी करनी है, अब रिकॉर्ड तो फिल करना है, स्टेबिलिटी फाइल भी आपने फिलअप करनी है जो ऑडिट में चेक होती है। तो डेफिनेटली इस केस में आपको बैक डेट में जाना पड़ेगा। आपको बैक डेट में स्टडी करनी पड़ेगी, बैक डेट में टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब इस केस में तो GMP GLP आपको अलाउ नहीं करती, आप कैसे करेंगे? तो इस केस में अगर आपकी एनालिसिस HPLC पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप HPLC पे बैक डेट पे स्टडी करेंगे, तो पहले आप बैक डेट में सेटिंग देखेंगे। यानी अगर लेट सपोज 10 दिन पीछे जा रहे हैं और जिस डे को आप चूज कर रहे हैं, उस डे पे, उस इंस्ट्रूमेंट पे, उस टाइम पे कोई और स्टडी, कोई और टेस्टिंग तो नहीं हुई थी। ऐसा ऐसा नहीं करना है कि आपने अगर किसी बैक डेट में जा रहे हैं, तो आपने लेट सपोज आप आज 20 तारीख की डेट में करें और आपको 5 तारीख की डेट में एनालिसिस करनी है। तो सबसे पहले आप जिस डेट में जा रहे हैं, जिस बैक डेट पे जा रहे हैं, आपको उस दिन का डे और डेट और टाइम चेक करना होगा कि इसमें किसी और की एनालिसिस तो नहीं हुई। तो आप बैक डेट में जाएंगे और अपने टाइम सेटिंग करेंगे, और आप इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से इंस्ट्रूमेंट को बैक डेट पे लेके जाएंगे। यू नो कि बैक डेट पे करना अलाउ तो नहीं है, लेकिन अब आपने एडजस्ट करना है। अच्छा, बैक डेट पे जाने से पहले मैंने क्राइटेरिया आपको बताया था कि ऑडिट ट्रेल में अगर आपकी बैक डेट ना आए, तो उसका क्राइटेरिया कि सिस्टम को ऑन करने से पहले, यानी अगर आपका जो HPLC का सिस्टम है, आपने HPLC के सिस्टम को जस्ट PC को ऑन कर लिया या लैपटॉप को ऑन कर लिया और इंस्ट्रूमेंट को ऑन नहीं किया, ठीक है, तो अगर आपने इस PC को ऑन किया और डेट चेंज कर दी, ठीक है, और अब फिर आप अपनी ID से, ठीक है, और आप फिर इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं, तो वो ऑडिट ट्रेल में नहीं आता। इसके मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि किस तरह आपकी अगर सिस्टम की डेट चेंज करते हैं तो वो ऑडिट ट्रायल में नहीं आती, ठीक है। आपने उसी तरीके से करना है।
और फिर उसी डेट में आपको लॉग आउट कर देना है और फिर सिस्टम की आपकी डेट आपने चेंज कर देनी है। यानी इंस्ट्रूमेंट को लॉग इन करने से पहले, एचपीएलसी को ऑन करने से पहले सिस्टम की आप डेट चेंज कर देंगे, ठीक है, एचपीसी के पर, और फिर उसके बाद सिस्टम को ऑन कर लेंगे। सारी एनालिसिस करने के बाद एचपीएलसी को लॉग आउट कर देंगे, एचपीएलसी ऑफ कर देंगे और सिस्टम को लॉग आउट करने से पहले डेट चेंज कर देंगे। तो फिर आपकी ये डेट ऑडिट ट्रायल में नहीं आती। ये प्रैक्टिस है हर जगह पे। इस तरीके से ये वैसे अलाउ नहीं है, हर किसी को अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर आपकी मजबूरी बन गई ना, अब आपने डेटा तो बनाना है, तो वो डेट सेलेक्ट करके, टाइम सेलेक्ट करके आप बैक डेट में जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, और फिर आपको पता है आपने वेइंग करनी उस टेस्टिंग की, बैलेंस पे जाएंगे डेफिनेटली। तो बैलेंस पे भी आपको वेट देखना है, वहाँ पे आप बैलेंस की एंट्री करते हैं। बैलेंस की लॉग बुक बहुत सी इंडस्ट्रीज में होती है, बहुत सी इंडस्ट्रीज में नहीं है। ऑडिट में रिक्वायरमेंट है भी और नहीं भी। अगर आपके पास है तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जो वेइंग की एंट्री है बैक डेट में, जिसमें आप एनालिसिस कर रहे हैं, किसी के साथ मैच तो नहीं हो रही। अगर एडजस्टमेंट की जगह है तो अपनी एंट्री कर दे, अदरवाइज नहीं करेंगे आप। क्योंकि फिर कुछ जगहों पे ऑडिटर आपको रिलैक्स देता है ना, कि आप कह देंगे मिस्टेक हो गई, भूल गया, और जो ऑपरेटर था एंट्री करना भूल गया, कि हालांकि अल्दो का डेटा तो मौजूद है, ऑडिट में आपको जस्टिफाई तो करना है, आपके पास डेटा तो मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट में भी डेटा है, आपकी फाइल में भी रिकॉर्ड है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ऑडिटर आपकी हर चीज चेक नहीं करता, ये आपके ऊपर रिस्क है। अब आप रिस्क पे चलेंगे इस एनालिसिस पे, इस एनालिसिस को आप रिस्क पे लेके चलेंगे, क्योंकि समटाइम ऑडिटर ऑडिट में नहीं भी जाता, जस्ट आपकी स्टेबिलिटी की फाइल का डेटा चेक कर लेता है, रिपोर्ट्स रिजल्ट चेक कर लेता है, वो क्रोमेटोग्राम पे भी नहीं जाता, सपोर्टिंग पेपर पे भी नहीं जाता। ये अब ऑडिटर के माइंड पे है और आपकी लक पे है, क्योंकि जब आप इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं तो फिर आपको लक को लेके चलना पड़ता है, आपकी किस्मत है। अगर फाइंड आउट सामने आया तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब बैलेंस पे जगह है तो आप एंट्री करेंगे। इसी तरह आप एचपीएलसी की लॉग बुक होती है यूजेज की, आप जिस डेट पे आप बैक डेट पे गए हैं ऐसी जगह सेलेक्ट करें कि आपकी एंट्री उस जगह पे एडजस्ट हो जाए, कि आप वहाँ एंट्री कर दें कि मैंने ये जो काम किया था इस डेट में किया था। वहाँ पे अगर जगह है तो ठीक है, वरना आप वहाँ पे एंट्री करने से कासिर नहीं कर सकते आप। फिर आपकी कॉलम की लॉग बुक है, जगह जगह पे चेक्स है डेफिनेटली। कॉलम की लॉग बुक यूजेज है, वहाँ पे भी एंट्री अगर आपके पास पॉसिबल है उसमें एंट्री करना, ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें आपकी लाइन एडजस्ट हो सकती है तो आप कर दें, अदरवाइज नहीं करेंगे इन जगहों पे। लेकिन बेहतर है कि कुछ जगहों पे एंट्री आप एडजस्ट करें, ताकि जस्टिफाई कर सकें कि एक आध जगह से एंट्री मिस हो गई है तो कह सकते हैं कि एनालिस्ट भूल गया था। अदरवाइज हर जगह पे आपका रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, विदाउट रिकॉर्ड आप काम नहीं करेंगे। इस तरह होता है इंडस्ट्री में, कुछ जगहों पे ऐसे रेयर केसेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको इस तरह सॉल्व किया जाता है, उसका सोल्यूशन निकाला जाता है, ताकि बैक डेट में अगर आप गए हैं तो किस तरह काम करेंगे। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप सिस्टम का एचपीएलसी का ऑडिट ट्रेल ऑफ कर दें। अगर आप सिस्टम का ऑडिट ट्रेल ऑफ करके वो एनालिसिस कर लेंगे बैक डेट पे, तो डेफिनेटली फिर आप ऑडिट ट्रेल में वो एक्टिविटी आपकी नहीं आ रही होती। लेकिन ये प्रैक्टिस भी गलत है, मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन अब आपका केस प्रॉब्लम में आपके एनालिस्ट से मिसिंग हो गई है, इसके बाद क्या होगा? अब आपकी उस एनालिस्ट की ट्रेनिंग होगी, डेफिनेटली उस एनालिस्ट को बताया जाएगा, ग्रूमिंग की जाएगी कि ये एक्टिविटी दोबारा न हो। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आ सकता है किसी जगह पे ना, क्योंकि फरिश्ते तो नहीं है, इंडस्ट्री में इंसान ही होते हैं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आया तो आपने ये सोल्यूशन इस तरीके से स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आपने निकालना होता है कि दो ऑप्शन है, या तो आप बैक डेट में अगर आप जाते हैं तो ऐसी डेट और टाइम और सेटिंग आपने एडजस्ट करनी कि किसी के साथ मिसमैच ना हो जाए। नंबर वन, अगर मिसमैच होता है तो फिर तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दूसरा, अगर आप ऑडिट ट्रेल भी ऑफ करते हैं तो भी पॉसिबल है, लेकिन जो ये दोनों एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, लेकिन आप मजबूरी में करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम बहुत सी जगह में आ जाते हैं कभी कभी, तो इसका ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।